नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इजराइल में कृषि कंपनियों का किया दौरा। कहा, कृषि के क्षेत्र में भारत इजराइल संबंध नए आयाम करेंगे स्थापित। भ्रमण के दौरान रोपण सामग्री सहित उन्नत डेयरी और मुर्गी पालन उद्योग पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के उत्पादों को कैंटीन में करवाया जाएगा उपलब्ध। हनी मिशन के लिए बोडोलैंड और असम उपयुक्त क्षेत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु विल्लुपुरम के मरक्कनम में झींगा हेचरी इकाई का किया दौरा। कहा, मत्स्य उद्योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिशील कार्यक्रम है। बंगाल की खाड़ी में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान। आसानी के शाम तक उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और आसपास के उड़ीसा तट पर पहुंचने की संभावना। अगले 24 घंटों में इसके कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की भी है उम्मीद। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में इजराइल की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल ने इजराइल स्थित ग्रीन 2000 एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड नो हाउ लिमिटेड और नेटाफिम लिमिटेड का दौरा किया। इजराइल के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान तोमर ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच कृषि के क्षेत्र में स्थापित संबंध भारतीय कृषि क्षेत्र को नए आयाम देंगे। हाल के वर्षों में हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं तथा दोनों ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस सहयोग का भावी दृष्टिकोण उच्च तकनीक की एक मजबूत साझेदारी के रूप में है। भ्रमण के दौरान नर्सरी संबंधी गतिविधियों, फलों के पेड़ और अंगूर के बागों की रोपण सामग्री, कटाई के बाद की तकनीक, ग्रीन हाउस खेती, सूक्ष्म एवं स्मार्ट सिंचाई प्रणाली के विषयों पर चर्चा हुई। तोमर ने कहा कि भारत में इजराइल की ओर से मुख्य रूप से हाईटेक डोमेन और कृषि के क्षेत्र में 300 से अधिक निवेश किए गए हैं। कृषिगत स्तर पर पानी के उपयोग संबंधी दक्षता को बढ़ाने, इनपुट संबंधी लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने की दृष्टि से सूक्ष्म सिंचाई महत्वपूर्ण है। नेटाफिम भारत की एक प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई कंपनी है। देश में जमीनी स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप सिंचाई को अपनाने की दिशा में नेटाफिम के साथ भारत की अच्छी भागीदारी है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को और अधिक गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत सरकार के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की गई है ताकि राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिल सके। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपनी 2 दिन की असम यात्रा के पहले दिन तामुलपुर में सीमा सुरक्षा बल के सेंट्रल वर्कशॉप और स्टोर का भूमि पूजन किया। अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैंटीन में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों को 107 पैरामिलिट्री कैंटीन में उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मतलब देश के हर बेरोजगार को रोजगार देने का एक प्रयास है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग उसके उत्पादों को एक साथ हम 107 पैरामिलिट्री की कैंटीनों में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग न केवल ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मतलब है देश के हर बेरोजगार को रोजगारी देने के लिए का एक प्रयास। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बोर्ड के टर्नओवर में 248% करीब 250% की वृद्धि हुई है और उनका कुल टर्नओवर 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। मित्रों, 1 लाख करोड़।
अमित शाह ने कहा कि हनी मिशन के लिए हमारा ये बोडोलैंड और असम बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए खादी ग्रामोद्योग को बोडोलैंड के हर किसान को हनी मिशन के साथ जोड़कर इनकी इनकम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हनी मिशन के लिए हमारा ये बोडोलैंड सक्सेना जी बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। आसाम की ये जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो हनी मिशन के लिए बहुत अनुकूल। आपने इसको कंसंट्रेट कर बोडोलैंड के अंदर हर किसान को हनी मिशन के साथ जोड़कर मधुमक्खी पालन के साथ इसको इनकी इनकम बढ़े, इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कुम्हार सशक्तिकरण, हनी मिशन, अगरबत्ती निर्माण, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, कागज उद्योग, फुटवेयर डिजाइन, टर्नवुड क्राफ्ट, लकड़ी और फर्नीचर के सामान, ये सारे क्षेत्र के लिए ये बोडोलैंड हमारा बहुत उपयुक्त जगह है। गृह मंत्री ने कहा कि असम में भी गुजरात की तरह श्वेत क्रांति की क्षमता है कि गोबर धन की योजना, गोबर बैंक की योजना और इसके साथ श्वेत क्रांति को जोड़कर पूरे आसाम के सभी ट्राइबल भाइयों बहनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गुजरात के अंदर अमूल प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। आज गुजरात के अंदर 20 लाख से ज्यादा महिलाएं 60,000 करोड़ रुपए का दूध सालाना बेचती है। 60,000 करोड़ रुपए का। अगर आसाम के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहां पर भी ये हो सकता है। और सूचना और प्रसारण, मत्स्य उद्योग, डेयरी और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के मरक्कनम में एक झींगा हैचरी इकाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मत्स्य उद्योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति कार्यक्रम में शामिल है, जिसका लक्ष्य परियोजनाओं का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी के मुदिलियार कृष्णापम्मम में एक बैठक में झींगा हैचरी और फार्म ऑपरेटरों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बैठक के दौरान कहा कि केंद्र सरकार प्रसंस्करण इकाइयों सहित विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आयात शुल्क आधे तक कम कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही निर्यातकों से 2024-25 तक देश के मत्स्य निर्यात लक्ष्य को 1 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचाने का आह्वान किया। और पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी पिछले 6 घंटे से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार रात 2:30 बजे से ये तूफान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, उड़ीसा के गोपालपुर से 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और पुरी से 590 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इस तूफान के मंगलवार रात उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और उससे सटे उड़ीसा तक पहुंचने की संभावना है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान आसानी के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तिरुपति जिले में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। वहीं गुड्डूर में भारी बारिश के कारण बिजली गुल होने की खबर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, पूर्वा, मेदिनीपुर और नदिया सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हुई। वहीं आसानी के कारण उड़ीसा में कुछ तटीय इलाके खाली करा लिए गए हैं। चक्रवाती तूफान आसानी के तटों के करीब पहुंचने पर दोबारा उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ने और कमजोर होने के आसार हैं। उड़ीसा के तटीय इलाकों में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है।
मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के अनुसार चक्रवात आसानी के कारण ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज गजपति, गंजम और पुरी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर और कल गंजम, खुर्दा, पुरी, कटक और जगतसिंहपुर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र और चक्रवात चेतावनी केंद्र भुवनेश्वर के प्रमुख डॉक्टर हबीबुर रहमान विश्वास से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हबीबुर रहमान विश्वास, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उड़ीसा में भुवनेश्वर के जो मेट डिपार्टमेंट है, और खास तौर से साइक्लोनिक जो एक्टिविटी है उस पर काफ़ी गहरी नज़र है आप रखते हैं। सर पहले बताइए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म का हम देख पा रहे हैं, ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये लैंडफॉल नहीं हो रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में यहाँ से उड़ीसा और उसके तटवर्ती इलाकों में कितना इम्पैक्ट करेगा? हाँ, उड़ीसा में इम्पैक्ट हमारा रेनफॉल का इम्पैक्ट है और स्क्वाली वेदर अलोंग द कोस्ट लाइन है। ऑलरेडी हम लोग स्क्वाली वेदर के लिए वार्निंग जारी किया है। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वाली विंड स्पीड, गास्टिंग में 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। और आपका हमारा रेनफॉल का जो है हैवी रेनफॉल वार्निंग कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट, इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट मालकानगिरी, कोरापुट के लिए आज के लिए है। आंध्रा का कोस्ट का पास में ही है डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें हमारा 1-2 जगह में हैवी रेनफॉल आज हो सकता है। बाकी हमारा गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा अलोंग द कोस्ट लाइन रेनफॉल एक्टिव आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। और mainly system is weakening, so during next 24 hours it will be cyclonic storm, so it will have less impact than other places. सर बाय 12th मॉर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ये जो स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये कमज़ोर भी पड़ेगा और पूरी के पास से निकलेगा, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने चेतावनी क्या क्या रखी है? का हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और स्क्वाली वेदर वार्निंग है अलोंग द कोस्ट लाइन, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वाली वेदर, गास्टिंग में 60 किलोमीटर पर आवर तक विंड, और हैवी रेनफॉल अलोंग द कोस्ट लाइन्स हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसका वजह से मेनली हमारा जो है खेती का, एग्रीकल्चर का जो है इम्पैक्ट होने का चांसेस है। और ऑफशोर अलोंग द कोस्ट लाइन जो हमारा इंस्टॉलेशंस है उसमें रेगुलेटरी मूवमेंट करना है, यही है। तो फिशरमैन वार्निंग भी आप लोगों ने जारी की है? हाँ, फिशरमैन का तो आपका ऑलरेडी वार्निंग जारी है। हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में टोटली हमारा सस्पेंशन के लिए बोला है। और अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में भी हमारा आज से 13 तारीख मॉर्निंग तक फिशिंग एक्टिविटी के लिए नहीं जाना है। पर्टिकुलर जो इसका कर्व करके निकल जाएगा, ये इसके बाद वीकेंड होके बे ऑफ बंगाल में ही चला जाएगा? हाँ, अभी तक हमारा जो कर्व आप देख रहे हैं इसमें बे ऑफ बंगाल तक ही है, क्योंकि हमारा मेनली है साइक्लोनिक स्टॉर्म तक मेनली इंपॉर्टेंट होता है। उसका बाद फिर डिप्रेशन का जो है वो साइक्लोजेनेसिस का जो इनिशियल स्टेज में होता है, बट इसमें अभी तो वीक हो रहा है, तो उसका बाद जो रहेगा वो तो अभी आपका ट्रैक में डिप्रेशन तक ही नॉर्मली हम लोग का होता है। तो लैंडफॉल नहीं हो रहा है इस बार? नहीं, लैंडफॉल का तो अभी फोरकास्ट नहीं दिया गया है। अभी तो हमारा रिकर्विंग का फोरकास्ट है। आज नाइट तक नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होने के बाद फिर ये नॉर्थ ईस्टवर्ड रिकर्व करेगा और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का तरफ आएगा। तो ये थे हबीबुर रहमान विश्वास जो बता रहे थे कि जिस तरीके से ये रिकर्व कर रहा है, यहाँ पे जो लैंडफॉल है, जो बार बार हम कहते हैं साइक्लोन में, वो नहीं होगा, लेकिन जो कोस्टल एरिया में बारिश होगी। और फिशरमैन वार्निंग भी जारी की गई है, लोगों को मना किया गया है 13 तारीख तक ना जाए। कैमरा पर्सन नारायण मूर्ति के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, भुवनेश्वर। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त के सहयोग से गंजम जिले के गोपालपुर तट से समुद्र में फंसे सभी 11 मछुआरों को बचा लिया है। ट्रॉलर खराब होने के कारण मछुआरे समुद्र में फंस गए थे। और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अधिकतर स्थानों पर कल अधिकतम तापमान में वृद्धि और लू के चलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बांसवाड़ा 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा।
मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कल बांसवाड़ा में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस और डूंगरपुर में 46.3 डिग्री, बीकानेर में 46.2 डिग्री, फलोदी में 45.8 डिग्री और हनुमानगढ़ में 45.5 डिग्री, चुरू की बात करें तो 45.4 और श्रीगंगानगर में भी 45.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में भीषण लू चलने के बारे में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जबकि बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, डूंगरपुर और धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जिले में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की और जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। केंद्र सरकार रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद देश के अलग अलग राज्यों से कर रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए 1 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से की गई है। अब तक राज्यों से हुई गेहूं की सरकारी खरीद करीब 161 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिससे 14,70,000 किसानों को 32,633 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। वहीं राज्यों में हुई गेहूं की खरीद की बात करें तो हरियाणा में अब तक गेहूं की कुल खरीद 37,24,040 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश से 34,04,248 मीट्रिक टन, पंजाब से 79,10,562 मीट्रिक टन, जबकि उत्तर प्रदेश से अब तक गेहूं की कुल खरीद 1,47,554 मीट्रिक टन की हो पाई है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन ही रही थी। बात गेहूं के निर्यात की करें तो साल 2021-22 के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान गेहूं का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 17,73,821 टन ही हुआ था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस प्रकार रहे। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में 7 मई को शरबती गेहूं का भाव था 2,750 रुपए। 9 मई को उसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,700 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही वसई मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 मई को गेहूं का भाव रहा 3,450 रुपए। 9 मई को उसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 3,650 रुपए पर जा पहुंचा। देश में इस साल कुल तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12,01,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की उपज 3,71,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की पैदावार 3,59,46,000 टन ही रही थी। वही बात सोयाबीन की करें तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 5,06,000 टन ज्यादा होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन ही हो पाई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है।
सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोयाबीन गिनी चुनी मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंची। वही बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 6 मई को सोयाबीन का भाव था 6,900 रुपए। 9 मई को उसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,100 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 मई को सोयाबीन का भाव रहा 5,750 रुपए। 9 मई को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,500 रुपए। हालांकि मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 मई को पीली सोयाबीन 6,800 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही झाबुआ मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 6 मई को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,775 रुपए। 9 मई को उसके सौदों में 297 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,478 रुपए पर आ गया। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकास चुनाव कराने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने की दी हिदायत। कोर्ट ने कहा पिछले 2 साल में 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद पड़े हैं खाली। 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व। आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता है। चक्रवात आसनी के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द। चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक चेन्नई से हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई के लिए 10 उड़ानें चक्रवात आसनी के कारण रद्द। यात्रियों को पहले ही दी गई इसकी सूचना। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय पर कल रात को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से धमाका। इस घटना में नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान। मुख्यालय बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से फ्रंट साइड में हुए धमाके से खिड़कियों से टूटे शीशे। पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में कड़ी की सुरक्षा। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 12 से 14 साल के आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की दी गई पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर वैक्सीन लगवाने वाले सभी बच्चों को दी बधाई। देश में 190 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 12,07,000 से अधिक कल लगाए गए टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 8 लाख लगाए जा चुके हैं टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोविन पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका। मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल में पंजीकरण से देश के 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी डोज लगाना हुआ संभव। मंत्रालय ने कहा कि कोविन पोर्टल में है शिकायत प्रबंधन प्रणाली की मजबूत व्यवस्था। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को निवेशकों द्वारा मिला अच्छा रिस्पांस। इस इशू को बोली लगाने की कल अंतिम तारीख को 2.95 गुना मिला सब्सक्रिप्शन। इस तरह सरकार करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने में रही सफल। एलआईसी के आईपीओ के तहत 16 करोड़ 20,78,067 शेयरों की गई थी पेशकश। अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता में जीता पुलित्जर पुरस्कार। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। रॉयटर्स के दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिला ये सम्मान। दानिश अफगानिस्तान में युद्ध कवरेज के दौरान मारे गए थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।